नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का एक लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है बच्चों, थिंक बिफोर यू स्पीक। ओके, तो ये लेसन को स्टार्ट करने के पहले आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि ये लेसन 7th स्टैंडर्ड में भी है, जैसा कि टेक्स्ट बुक आप लोग के सामने है। 7th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है, आप लोग जानते ही हो। और इसके साथ ही ये जो आपका लेसन है ना, वो 9th स्टैंडर्ड में भी है। हिंदी मीडियम या फिर मराठी मीडियम का जो इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है, माई इंग्लिश बुक, उसमें भी ये लेसन दिया गया है। उसमें इसका नंबर है 3.4। ठीक है, तो अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट है, 7th स्टैंडर्ड के लिए तो है ही, वो लोग तो इस वीडियो को ज़रूर ही देखें। और जो क्लास 9th के बच्चे हैं, ठीक है, 9वीं कक्षा के, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि ये लेसन आपकी किताब में भी है। ठीक है, तो दोनों ही स्टैंडर्ड के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये लेसन पढ़ने वाले हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थिंक? यस, थिंक यानी सोचना है, वेरी सिंपल, बहुत ही ईजी है। बिफोर यानी पहले, यू मतलब आप, तुम, स्पीक यानी बोलना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? थिंक बिफोर यू स्पीक यानी कि बोलने से पहले क्या करना चाहिए, हमें बताइए, सोचना चाहिए, है ना। बोलने से पहले सोचिए, बोलने के पहले सोचिए, क्योंकि जब आप गुस्से में होते तो हमको खबर भी नहीं होती हम क्या क्या बोल देते हैं हमारे दिमाग में, क्योंकि गुस्से में इंसान ये नहीं डिसाइड कर पाता कि क्या सही है क्या गलत है। जो भी उसके दिमाग में आता है वो बस बोलते जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब आप देखो, खास करके जब आप गुस्से में है ना, तो उस टाइम पे तो शांत रहो, तभी वही सबसे अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे बोलना चालू किया, फिर वो बोलना बंद नहीं होने वाला। कुछ भी बोल सकते हैं हम किसी को भी, है ना। इसीलिए जब आप गुस्से में हो सो प्लीज़ कीप क्वाइट, और फिर जब आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, फिर आपको जो बोलना है आप जा कर के बोलो। गुस्से में कोई भी डिसीज़न मत लेना, क्योंकि वो डिसीज़न लेने के बाद में आपको क्या करना पड़ सकता है, पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये लेसन एक बहुत ही अच्छा सा लेसन है। आपको एक मैसेज मिलेगा इससे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, है ना। तो प्लीज़ आप लोग पेंसिल लेकर के बैठिएगा, मैं आपको एक एक वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगी, जो भी हार्ड वर्ड्स हैं आप नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। मैन वॉज मेंट टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। तो लिसन मतलब सुनना होता है, मैन यानी मनुष्य, आप लोग को पता है। तो जो मनुष्य है उसे क्या करना चाहिए, मनुष्य मतलब क्या, उसको ज़्यादा सुनना चाहिए, और टॉक लेस, टॉक यानी बातें करना। ठीक है, तो बोलना कम चाहिए, यानी कि जैसे हम मनुष्य हैं, है ना, हम इंसान हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा सुनना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। That is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and 1 mouth। और इसीलिए जो एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं ब्रिटिश के, बेंजामिन डिज़राइली, उन्होंने क्या कहा है, he said that कि nature has endowed यानी कि जो प्रकृति है उन्होंने हमको endowed मतलब क्या होता है, provided और gifted। ओके, नेचर ने हमको दिया है, क्या दिया है, इसीलिए तो नेचर ने हमको 2 ears दिए हैं। ओके, हाउ मेनी ईयर्स वी हैव, 2 ears वी हैव, एंड माउथ ओनली 1 माउथ इज देयर। वाई? क्योंकि हमें ज़्यादा सुनना है, 2 कान रहेंगे तो ज़्यादा सुनेंगे और कम से कम बोलेंगे, है ना। तो इसीलिए नेचर ने हमको, भगवान जी ने हमको 2 कान दिए हैं, एंड दे हैव गिवन एंड ही हैज़ गिवन अस ओनली 1 माउथ। ओके, कि क्या करना है, हमको कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है। ठीक है, He would have 2 mouths। आगे देखिएगा, if man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear। यानी कि अगर इंसानों को, अगर मनुष्य को ज़्यादा बोलना होता, देखो यहाँ पे क्या है, टॉक मोर यानी कि ज़्यादा बोलना होता और कम सुनना होता, तो नेचर ने क्या किया होता, हमें 2 मुंह दिए होते, है ना। अगर समझिए, देखो हमको 2 कान दिए, 1 मुंह दिया, मतलब हमको इससे समझ जाना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, कम से कम बोलना है। अगर ऐसा होता कि हमें ज़्यादा बोलना है और कम सुनना है, तो हमारे पास 2 मुंह होते ना, 1 कान होता और 2 मुंह होते, राइट। फिर इमेजिन हाउ वी वुड हैव लुक्ड, हैव स्ट्रेंज विथ 2 माउथ्स ऑन द 2 साइड्स एंड 1 ईयर एट द सेंटर। अब थोड़ा आप सोचो, थोड़ा ऐसा इमेजिन करो, हाँ, थोड़ा ऐसा दिमाग में ही, हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं तो हमारे मन में एक चित्र बनता है ना, तो वैसा आप चित्र
बनाओ। सोचो अगर हमारे दो मुंह होते दोनों साइड में, ठीक है, दो मुंह होते और एक कान होता एट द सेंटर में अगर एक कान होता तो हम कितने अजीब दिखते हैं ना, कितना स्ट्रेंज, कैसा लगता। सोचिए ज़रा, सोचिए, मैंने तो सोच लिया, आप सोचो कैसे लगते। अगर हमको किसी से बात भी करनी होती तो ऐसे जा करके साइड में बात करते, है ना। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। मतलब पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है, क्या आपको समझाने की कोशिश की गई है कि बोलने से पहले सोचिए और कम बोलिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जो मन में आए वो बड़बड़ करते रहे। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, बिना काम के ही बोलेंगे, है ना, बिना काम। देखो अगर आप बिना काम के किसी के सामने कुछ भी बोलते हो ना तो आपकी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पापा हैं, क्या वो, जैसे जो पापा हैं वो कभी कभी बोलते हैं लेकिन उनकी उस बात से वो थोड़ा ही बोलते पर हमको कितना डर लगता है। और जो मम्मी है दिन भर हमारे साथ रहती है, बोलती रहती है, तो मम्मी का डांट का उतना असर नहीं होता जितना पापा के डांट का होता है, क्योंकि वो कम बोलते हैं, वो ऐसे फालतू में हमसे बड़बड़ नहीं करते हैं, है ना। जब ज़रूरत पड़ती है तभी एक ही बार हमको डांटते और हम डर जाते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल सर होंगे उनसे हमको कितना डर लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं और एक ही बार बोलते हैं तो बहुत गुस्से से बोलते हैं। हम टीचर से जितना नहीं डरते होंगे उतना प्रिंसिपल से डरते हैं, है ना। कुछ भी होता है तो प्रिंसिपल को बोला जाता है, कंप्लेन की जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बोलते, हम उनसे डरते हैं, है ना। तो इसीलिए सुनो, अगर आप ऐसे फालतू में कुछ भी बोलते रहते हो तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो आपकी एनर्जी लॉस्ट होती है, ठीक है, एनर्जी, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उसके लिए भी एनर्जी लग रही है, ठीक है। बोलते बोलते मुंह दुखने लगता है, उसमें एनर्जी खर्चा होता है आपका। तो एक पहला तो ये हो गया। और ऐसे ही कुछ भी ऐसे फालतू में कुछ भी आप बोलते रहोगे बिना काम का तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई आपको तो सब ऐसे ही हल्के में ले लेंगे, ठीक है। तो कई सारे नुकसान है ना ज़्यादा बोलने के। और कभी कभी तो बोलने के चक्कर में हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कभी उसको उस हमारे वर्ड से तकलीफ भी हो सकती है ना। इसीलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। एंड माइंड यू द ईयर्स आर लाइक फनल्स ओपन ऑल द टाइम। और इधर आप ध्यान दीजिएगा, एंड माइंड यू मतलब ध्यान दो यहाँ पर कि द ईयर्स आर लाइक फनल्स, यानी कि जो आपके ईयर्स होते हैं वो कैसे हैं बताइए, फनल के जैसा होते हैं, है ना। फनल मतलब क्या होता है, वो जो कीप होती है ना, कुप्पी, ठीक है, जिसमें तेल ऐसे वो कुप्पी लगा करके तेल या फिर पानी भी आप डाल सकते हो, ठीक है, तो उससे भरा जाता है। तो वो कैसा होता है, एक कुप्पी के जैसा होता है, एक फनल के जैसा होता है। ओपन ऑल द टाइम यानी वो हमेशा खुला रहता है, हमारे कान हमेशा खुले रहते हैं। कोई दरवाजा है क्या कि बंद कर लो, जैसे मुंह बंद कर लेते हैं। अगर किसी ने बोला शांत रहो तो मुंह बंद कर लेते हैं ना, दांत फिर लिप्स बंद, दरवाजा बंद हो गया। लेकिन कान को बंद करने के लिए कोई दरवाजा है नहीं, है ना। देर इज नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम, यानी कि यहाँ पे कोई दरवाजा नहीं है जिससे आप अपने ईयर्स को क्लोज कर सकते हो, राइट। वेयर एज इफ यू हैव टू स्पीक इवन वन सिंगल वर्ड, that word must pass through two walls, two fences. There is firstly the fence of these two rows of teeth. There is secondly the fence of two lips. Before a word can be spoken, it has to pierce through these two walls. तो इसको बच्चों आप समझना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे अभी हम ईयर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई दरवाजा नहीं है कि हम अपने कान को बंद कर लें और फिर हम सुनना बंद कर दें, ऐसा तो है नहीं। लेकिन माउथ के साथ ऐसा है, मतलब ज़रूर है। जैसे अगर आपको एक सिंगल वर्ड भी बोलना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा। वो जो वर्ड है पहले उसको दो पड़ाव पार करने पड़ते हैं, दो दीवारों से होकर के जाना पड़ता है ना, भेदना पड़ता है दो दीवारों को, पियर्स यानी भेदना, ठीक है, दो दीवारों को भेदना पड़ता है, तब जाके वो वर्ड बाहर निकल पाता है। जैसे अभी मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ तो वो मेरे मुंह के अंदर से दो दीवारों के थ्रू आ रहा है। कैसे, पहला दांत का और दूसरा ये लिप्स का, है ना, दो दरवाजे हैं, दो, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया गया है। इसीलिए तो अगर हमको कोई वर्ड बोलना भी है तो उसके ऊपर हमको क्या करना चाहिए बताओ, दो दीवार मतलब दो बार एटलीस्ट थिंक अबाउट दैट वर्ड एटलीस्ट 2 टाइम्स, ओके। 2 बार तो आप सोचो ही कि उस वर्ड का क्या असर होगा सामने वाले पे, ऐसे ही कुछ भी मत बोलो, ओके। सो थिंक बिफोर यू स्पीक एनीथिंग, ठीक है। अच्छी बात भी बोलनी है तो भी ज़रा सोचिए तो सही,
गलत बात बोलनी है तब तो उसके लिए पहले ही सोचिए, ठीक है। नहीं सोचेंगे, गलत बोल देंगे, फिर बाद में आपको ही पछताना पड़ सकता है ना। तो ये था इस पैराग्राफ का मीनिंग। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। देयरफॉर वी मस्ट थिंक एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर वी अटर अ वर्ड, यानी कि कुछ भी बात का उत्तर देने के पहले वी हैव टू थिंक अबाउट दिस, ओके। आगे चले नेक्स्ट पैराग्राफ। देखो बच्चों, अभी ने इसके बाद एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी आएगी गुरु शिष्य की, जिसमें ना अपने शिष्य को गुरुजी शिक्षा देते हैं इन्हीं वर्ड्स के बारे में कि जो आपके बोले गए शब्द होते हैं उनको वो एक एग्जाम्पल लेकर के अपने शिष्य को बताते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन इतना आपको समझ में आया ना, इतना समझ में आया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सब कुछ आप लाइन बाय लाइन समझ करके रखो, फिर एग्जाम में अगर पैराग्राफ भी आया है ना, कई बच्चे तो बड़े निश्चिंत होते हैं, है ना। कई बच्चे एकदम खुश होते हैं कि अरे चलो इंग्लिश है ना तो इंग्लिश में पैराग्राफ आएगा हम कर लेंगे, हिंदी है ना तो हम कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप लेसन नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे कोई आपको लेसन एक्सप्लेन करने के लिए नहीं रहता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, वो आपको खुद से करना पड़ता है। इसीलिए पहले से लेसन आप पढ़ करके रखो, कोई सवाल आया तो आप लोग तुरंत उसका जवाब दे सकते हो, आपको समझ में आता रहेगा कि हाँ वो यहाँ पे हमने देखा था, वो सवाल का आंसर ये देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर आप वहाँ से लिख सकते हो। इसीलिए लेसन समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो भाई देखते हैं आगे। अ वाइज मैन, वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, चालाक, ठीक है। अ वाइज मैन वंस रिमार्क that of the unspoken words you are a master of the spoken words you are slave। देखो सुनो बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, क्या कहा है, he remarked that, यानी कि उन्होंने कहा है कि अनस्पोकन वर्ड्स यू आर अ मास्टर, यानी कि जो अनस्पोकन वर्ड्स होते हैं, यानी जो वर्ड्स आपने बोले नहीं हैं। अनस्पोकन वर्ड्स मतलब क्या, जो आपने अभी तक बोला नहीं है, ठीक है, जो अभी तक आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो उन वर्ड्स के आप क्या होते हो, मास्टर, यानी कि मालिक होते हो, है कि नहीं। अभी जो भी चीज़ आप बोलने वाले हो उन वर्ड्स पे किसका कंट्रोल है, आपका कंट्रोल है, क्योंकि वो अभी तक आपके जिह्वा से बाहर निकला नहीं है ना, लिप्स के थ्रू वो बाहर गया नहीं है, इसलिए हम उसके क्या है, मालिक हैं। और जो वर्ड्स हमने बोल दिया है, यानी जो भी स्पोकन वर्ड्स हैं, हम उनके क्या है, स्लेव हैं, यानी कि गुलाम हैं, है कि नहीं। जैसे मैंने कुछ भी बोल दिया किसी को, समझिए किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, तो अब बताओ वो वर्ड के हम क्या हो गए, गुलाम हो गए, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ने ये बात बोली है कि जो अनस्पोकन वर्ड्स होते हैं उनके तो हम मास्टर होते हैं, लेकिन जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं उनके हम स्लेव्स होते हैं, यानी कि गुलाम होते हैं। वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड यू कैन नॉट गेट इट बैक, डू वॉट यू विल, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ बोल दी तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो वापस दोबारा से आने वाले नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि तीर से जो ये धनुष से जो तीर निकल जाती है वो नहीं वापस आ सकती, है ना, जैसे वो वापस नहीं आ सकती, उसी प्रकार से आपके बोले गए शब्द भी वापस लेना बहुत कठिन हो जाता है। Therefore you must be very careful about the words that you speak। इसीलिए हमको क्या होना चाहिए, बहुत ही ध्यान में रख करके कोई भी चीज़ बोलनी चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जो भी कुछ हम बोलने वाले हैं उसके लिए पहले विचार तो करो, सोचो क्या ये अच्छा रहेगा बोलना या फिर बुरा रहेगा, ठीक है, एंड देन आप बोलो। वंस द वर्ड हैज़ लेफ्ट योर लिप्स, यानी कि अगर एक बार वर्ड आपके लिप्स से लेफ्ट हो गए, चले गए, देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक, फिर आप दोबारा से उसको नहीं ले सकते, चाहे जितने भी प्रयास कर लो, यू कांट टेक इट बैक। दैट इज वाई थिंक बिफोर यू स्पीक, ओके। सबसे पहली बात तो जहाँ पे ज़रूरी हो वहीं पे बोलो, ऐसे फालतू में बड़बड़ मत करते रहो, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं होती है। आगे देखिएगा, वॉट आर अनस्पोकन वर्ड्स। अभी ये अनस्पोकन वर्ड्स क्या होते हैं, तो दे आर थिंग्स यू वॉन्ट टू से बट रिमेन अनसेड, यानी वो अनस्पोकन वर्ड्स मतलब वो थिंग्स जो हम बोलना चाहते हैं लेकिन अभी तक हम बोले नहीं रहते हैं, ठीक है। एज थॉट्स इन योर माइंड, यानी कि वो एक विचार के रूप में आपके दिमाग में होते हैं, थॉट्स यानी कि विचार, राइट। वंस यू हैव पुट द थॉट्स इनटू वर्ड्स, वंस द वर्ड्स हैव लेफ्ट योर लिप्स यू कैन नॉट चेंज देम और कंट्रोल देम। एक बार वर्ड्स अगर आपके लिप्स से निकल गए, ठीक है, आपके होठों से निकल गए, तो
तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई थिंक बिफोर यू स्पीक। अभी आप सोच रहे होंगे कि बार बार एक ही चीज़ बोल रही हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो बच्चों यही दिया गया है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद स्टोरी आने वाली, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। स्टोरी है एक शिष्य की और गुरुजी की, उसको हम रीड करेंगे। उसके बाद आपका ये जो लेसन है ये पूरा के पूरा फिनिश्ड हो जाएगा। और एक बात और बताना चाहूँगी कि इसके जो क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो इंग्लिश वर्कशॉप हो, चाहे चिट चैट हो, ठीक है, या फिर मार्जिन के क्वेश्चन जो है, साइड में के क्वेश्चन, सबके आंसर आई हैव ऑलरेडी गिवन, ओके। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो को देख सकते हो। देखो हर एक लेसन के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि सब एक ही मिक्स से आपको ढूंढते बैठना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, हर एक लेसन का हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, चाहे मराठी हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी ठीक है, सबके क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी दे दिया है। सो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई बार आप लोग को मिलते नहीं है ना, फिर आप लोग मुझे कंप्लेन करते हो कि मैम ये वीडियो नहीं डाला है। पहले आप प्लेलिस्ट में चेक कर लो, नहीं है तो फिर मुझे खबर करो, मैं जल्द से जल्द वो वीडियो भी डाल दिया करूँगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप कहानी पढ़नी है ना गुरु शिष्य की। और एक और बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप यहीं पे थक गए हैं, अब आपको आगे नहीं पढ़ना है, तो आप इस वीडियो को बंद करके भी रख सकते हो और बाद में देखो ना, जब आपका मूड फ्रेश हो जाए फिर आकर के देखो। क्योंकि एक बार में जब ऐसे हम पढ़ने लगते तो थक जाते हैं, हमारा दिमाग थक जाता है ना, तो थोड़ा इसको आराम भी देना चाहिए। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। जो भी बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाती हूँ, सुनो। A young man went to his spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind words to my friend and he is deeply hurt. एक बार क्या होता है, एक यंग मैन रहता है जो अपने गुरुजी के पास आता है, his spiritual teacher यानी कि जो उसके आध्यात्मिक टीचर होते हैं, गुरुजी होते हैं, उनके पास वो आता है और आकर के क्या कहता है कि मैंने अपने दोस्त को बहुत ही तीखे शब्द बोले हैं, बहुत ही दुख पहुंचाने वाले शब्द बोले हैं। हार्श यानी कि तीखे, अनकाइंड मतलब क्रूरतापूर्व, ठीक है, क्रूरतापूर्ण उसको बातें बोली है, हार्श वर्ड्स बोले हैं। एंड उसको अंदर से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई है मेरे बोलने की वजह से। आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम। और फिर ये कहता है कि अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं उसके साथ मतलब अपनी जो दोस्ती है उसको ख़त्म ना कर दूँ, शायद से क्या पता हमारी जो फ्रेंडशिप है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैंने उसको बहुत बुरे वर्ड्स बोले, उसको अंदर से बहुत तकलीफ हुई है। हाउ कैन आई मेक अमेंड्स। फिर इसने पूछा अपने टीचर से कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अमेंड्स मतलब क्या होता है बच्चों, इम्प्रूव करना, यानी मैं इसको कैसे ठीक करूँ। मैंने उसको गलत वर्ड्स तो बोल दिए गुस्से में आकर के, लेकिन पता नहीं अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, है ना। अगर बात को मुझे सुलझानी है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए मुझे, ऐसा उसने अपने गुरुजी से पूछा। तो अब जो टीचर थे उन्होंने क्या कहा सुनिएगा। द वाइज टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड पेन। ही सेड टू यंग मैन। और फिर टीचर जी ने क्या किया, उसको ना एक सादा सा कागज़ दे दिया अपने शिष्य को, और पेन भी दे दिया। और उन्होंने बोला, क्या कहते हैं, जो टीचर थे, ठीक है, जो आध्यात्मिक गुरुजी थे, स्पिरिचुअल जो टीचर थे, उन्होंने कहा कि राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हार्श थिंग्स यू सेड टू हिम। यानी जो भी तीखे शब्द तुमने उसको बोला है वो सब कुछ इस पेपर पे लिख डालो। किसने बोला बताओ, उस टीचर ने बोला। किसको बोला, अपने शिष्य को बोला कि जो भी तुमने कठिन बेकार वर्ड जो भी अपने दोस्त को बोले हैं ना, एक बार इधर ये पेज पे लिखो, ठीक है। तो अब गुरुजी की आज्ञा थी, तो शिष्य कैसे इनकार कर सकता है, क्योंकि जो शिष्य होते हैं ना वो गुरुजी के बड़े ही आज्ञाकारी होते हैं। आज्ञाकारी शिष्य यानी अपने टीचर की हर एक बात मानने वाले को क्या कहते हैं, आज्ञाकारी शिष्य कहते हैं। आप लोग भी अपने टीचर की बात मानते हो ना। टीचर कहती है होमवर्क करके लाना तो करके लाते हो, क्वेश्चन आंसर लिख के लाना तो लिख के लाते हो, टीचर कहती है पढ़ करके आना तो आप पढ़ करके आते हो। तो आप भी बहुत ही अच्छे बच्चे हो, आज्ञाकारी शिष्य हो, ठीक है। तो अभी वो जो शिष्य था उसने वैसा ही किया, जैसा टीचर ने बोला था वैसा उसने किया और फिर अपने टीचर को दिखा दिया। देखो, द यंग मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड, जैसा उन्होंने कहा था वैसा उसने किया। एंड शोड द पेपर टू द टीचर, और फिर उस पेपर को अपने टीचर के सामने ले जा करके उसने दिखाया। नाउ टेयर अप दिस शीट ऑफ पेपर इंटू एज मेनी स्मॉल बीट्स एज यू कैन, द वाइज टीचर सेड। अब जो वाइज टीचर है, जो आध्यात्मिक गुरु जी थे, है ना, जो बड़े ही बुद्धिमान थे,
उन्होंने अब अपने शिष्य से बोला कि अब तुम एक काम करो, ये जो शीट ऑफ पेपर है ना, इसके तुम जितने टुकड़े कर सकते हो उतने टुकड़े करो, मतलब छोटा से छोटा, उसको फाड़ो उसको फाड़ा, चाहे जितना तुम छोटा कर सकते हो उतना इसको करो, ठीक है। Soon the single sheet was torn into 100 teeny bits of paper। और जब टीचर ने कहा तो जल्द ही वो जो एक सिंगल शीट था, है ना, वो ऐसा एक पेज था, वो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, पूरा डिवाइड हो गया, क्योंकि उस शिष्य ने गुरुजी के कहे अनुसार उसको फाड़ दिया था, ठीक है। तो अब क्या होता है आगे देखेंगे। अब जो टीचर हैं उन्होंने देखो क्या बोला, थ्रो द बीट्स आउट ऑफ दिस विंडो, द टीचर टोल्ड हिम। अब टीचर ने उससे क्या बोला कि ये जो बीट्स ऑफ पेपर है इसको एक काम करो, इस विंडो के बाहर तुम फेंक दो। यानी ये जो 100 टुकड़े हैं, ठीक है, ये जो उसने उसको फाड़ा तो क्या हुआ था, वो जो आपका सिंगल शीट था वो ना 100 से भी ज़्यादा टुकड़ों में पूरा डिवाइड हो गया। अब टीचर ने बोला कि इसको तुम खिड़की से बाहर फेंक दो, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों? गुरु शिष्य की कहानी समझ आ रही है कि नहीं? अभी देखिएगा गुरु जी ना इसके माध्यम से अपने शिष्य को एक बहुत ही अच्छी सी शिक्षा दे देंगे, जो मैं आप लोग को तब से स्टार्टिंग से दे रही हूँ, वही गुरु जी इस उदाहरण के साथ अपने जो उनका शिष्य है उसको वो सिखाएंगे। तो क्या हुआ बच्चों, दैट वॉज इजिली डन, ये बहुत ही आसानी से हो गया। कैसे हो गया? इट वॉज विंडी डे, यानी उस टाइम पे हवा बह रही थी, एंड द टीनी बिट्स वर स्कैटर्ड फार एंड वाइड इवन एज द यंग मैन वॉच्ड, यानी कि ये काम तो बड़ी आसानी से हो गया, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, हवा भी बह रही थी, और जो बीट्स ऑफ पेपर थे वो देखते ही देखते पूरा के पूरा बिखर गए हवा की वजह से। और जो यंग मैन था वो खड़ा खड़ा टुकुर टुकुर बस देखता ही रह गया, कुछ नहीं कर पाया, और सारे के सारे पेपर जा कर के पूरा जमीन पे बिखर गए, ठीक है, पूरा फैल गए पूरा। अब क्या होता है, अच्छा आपको क्या लगता है क्या होगा अब, क्या होगा? चलो आगे पढ़ेंगे तो हमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होगा, है ना। पहले ही मैं क्यों बताऊं, क्या अभी वो पेपर गुरुजी फिर से बोलेंगे क्या लाने के लिए इसको? चलिए देखते हैं। नाउ गो आउट इनटू द स्ट्रीट एंड कलेक्ट एज मेनी बिट्स ऑफ द पेपर एज यू कैन, द टीचर ऑर्डर्ड हिम। अब जो टीचर जी थे उन्होंने क्या बोला कि अब तुम क्या करो, बाहर जाओ, स्ट्रीट में जाओ, स्ट्रीट यानी गली, ठीक है, गो आउट, अब तुम बाहर जाओ और जा करके ये जो भी बिट्स ऑफ पेपर है इनको उठा करके लेकर के आओ। ऐसा उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि तुम जाओ और ये बिट्स ऑफ पेपर लेकर के आओ। द यंग मैन वॉज टेकन अबैक। अब जो यंग मैन था, क्योंकि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है ना, पहले तो फड़वाया ऊपर से, मतलब ऐसे भी कोई उल्टे पुल्टे काम करवाएगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा। अभी वो नए ज़माने का शिष्य हुआ, तो नए ज़माने मतलब मॉडर्न टाइम का, ठीक है, तो हर बात में मतलब पूछना, जैसे आपके टीचर बोलेंगे ये करना, तो आप लोग के मन में ये सवाल आता है क्यों करें हम, है ना, फालतू में क्यों करें। उसी प्रकार से इसके मन में भी आया तो वो पीछे मुड़ता है, सामने से तो बोल नहीं सकता, भाई गुरुजी बड़े हैं, उनके लिए हमारे मन में सम्मान है, जैसे माँ बाप के लिए हमारे मन में कैसे सम्मान होता है, हम उनसे वो जो हमको कहते हैं हमें करना पड़ता है, उसी तरीके से वो थोड़ा पीछे मुड़ा और फिर वो बड़बड़ाने लगा कि बट दैट विल बी डिफ़िकल्ट, यानी कि ये तो बहुत कठिन होगा, इतना ईजी नहीं है कि वो पेपर से इतने छोटे टुकड़े किए फिर मैं उनको वापस लेकर के आऊँ, ठीक है, दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ही स्टैमर्ड मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, ठीक है, तो वो ऐसे करके पीछे मुड़ करके वो बड़बड़ाने लगा। इट विल बी डिफ़िकल्ट इंडीड बट डू गिव इट अ ट्राई, यानी कि जो टीचर जी थे, टीचर सजेस्टेड, उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि ये जो काम मैंने तुमको दिया है ये भले ही डिफ़िकल्ट हो, है ना, भले ही कठिन हो, बट लेकिन तुम इसको ट्राई करो, डू गिव इट अ ट्राई, यानी कि लेट्स ट्राई टू डू इट, है ना, हो सकता है तुम कलेक्ट कर पाओ। टीचर ने ऐसा उसको सजेस्ट किया। द यंग मैन वेंट आउट। अब टीचर की बात टालना तो पॉसिबल नहीं है, तो टीचर के कहे अनुसार वो बाहर गया। ही रिटर्न हाफ एन आवर एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है, थका हुआ, ठीक है, तो वो आधे घंटे के बाद थक करके वापस आ गया। वो टीचर के कहने पे चला तो गया, लेकिन आधे घंटे अभी बीते रहेंगे तब तक वो वापस आ गया एकदम से थक करके, मतलब आधे घंटे तो उसने बड़ी मेहनत की थी और थक करके आ गया। और क्या कहता है,
क्या हुआ सुनिएगा, ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट होल्ड ऑफ अ सिंगल टॉन बीट फ्रॉम द पेपर, ही हैड टॉर्न अप जस्ट अ वाइल अर्लियर। अब सुनिएगा, क्या वो कुछ भी पेपर लेकर के आया था तो एक पेपर का टुकड़ा भी उसके हाथ में नहीं था। देखो, जिसको अभी उसने थोड़ी देर पहले ही फाड़ा था और फेंका था, ठीक है, तो अब उसमें से एक भी चीज उसके पास नहीं थी। किसके पास नहीं थी, तो इसी ये यंग मैन के पास नहीं थी, उसमें से वो एक भी पेपर का टुकड़ा नहीं ला पाया था। ठीक है, तो टीचर ने जब उसको ये देखा बिना पेपर के, तो टीचर कहते हैं कि दैट इज व्हाट हैपेंस विद द स्पोकन वर्ड्स, यानी ये जो पेपर के साथ हुआ है ना, उसी प्रकार से जो आपके स्पोकन वर्ड्स होते हैं, यानी जो शब्द आपने बोल दिए हैं, उनके साथ भी सेम यही चीज होती है। द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने ऐसा उसको बोला, वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड्स अलाउड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक देम बैक, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ बोल दी गुस्से में आकर के, तो उसको वापस लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर, तो इसीलिए टीचर ने बोला कि हाँ, इसीलिए तुमको क्या करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए और फिर बाद में बोलना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले सोचो और फिर जाके तुम बोलो, है ना, क्योंकि ये यंग मैन जो था उसने गुस्से में अपने दोस्त को कुछ भी बोल करके आया था और अब ये डर रहा था कि कहीं हमारी फ्रेंडशिप ना टूट जाए। तो इस उदाहरण के माध्यम से जो आध्यात्मिक गुरुजी थे, जो टीचर थे, वो अपने शिष्य को यही बात सिखाना चाहते थे कि कुछ भी बोलने से पहले सोचो तो सही। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। अभी 2 पेजेस तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकेंड, इसमें हमने कुछ आगे देखा था और फिर ये कहानी हमने देखी। अभी यहाँ पे हम किसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे सोक्रेट के बारे में जानेंगे। अभी सोक्रेट कौन थे, इन्होंने क्या बोला था, चलो हम जानते हैं। तो पहला पैराग्राफ सुनिएगा, सोक्रेट्स वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट मतलब क्या, बुद्धिमान, ठीक है, मेन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, यानी कि प्राचीन काल में, एंशिएंट वर्ल्ड मतलब क्या, प्राचीन काल के काल में जो सोक्रेट थे वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ज्ञानी पुरुष माने जाते हैं। मेनी वर द यूथ्स हुज लाइफ्स ही इन्फ्लुएंस्ड फॉर द बेटर, यानी कि बहुत सारे ऐसे यूथ थे, मतलब नौजवान थे, ठीक है, तो उनका जो लाइफ था वो बहुत अच्छा हो गया था। किसकी वजह से, तो इनकी ही वजह से हुआ था, सोक्रेट्स की वजह से। ठीक है, सोक्रेट्स काउंसल्ड हिज डिसिपल्स टू कीप देयर माउथ शट एंड स्पीक ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। सोक्रेट्स ने अपने शिष्यों को क्या सिखाया था, ठीक है, क्या काउंसिल मतलब उन्होंने उनको क्या शिक्षा दी थी कि हमें ना अपने माउथ को क्या रखना चाहिए, शटअप, यानी कि मुंह बंद करके रखना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जब हम समझे कि यहाँ पे बिना बोले काम नहीं चलेगा तभी हमको बोलना चाहिए, नहीं तो अपने मुंह को बंद करके ही रखना चाहिए। ये सिखाया था किसने, सोक्रेट ने सिखाया था अपने शिष्यों को। ठीक है, ओ वाइज वन हाउ मे वी नो व्हेन इट इज़ राइट टू स्पीक एंड दे आस्क्ड हिम, तभी उन्होंने ये अपने शिष्यों को सिखाया था। तो उनमें से एक शिष्य ने उनसे पूछा होगा कि गुरुजी, है ना, आप ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि अभी अभी आपने बोला कि हमें सही समय पे ही बोलना चाहिए, ऐसे बिना मतलब समय को देख करके बोलना चाहिए, तो कैसे हमको समझ में आएगा कि यही सही समय है बोलने का, राइट, है ना। तो ये शिष्य ने पूछा, तभी वो जो गुरुजी थे सोक्रेट, उन्होंने क्या जवाब दिया है कि ओपन योर माउथ टू स्पीक ओनली आफ्टर यू हैव आस्क्ड योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस एंड रिसीव्ड एन अफर्मेटिव आंसर टू ईच ऑफ द 3 रिप्लाइड सोक्रेट। फिर सोक्रेट ने क्या रिप्लाई दिया सुनिएगा कि आपको अपना मुंह तभी खोलना है जब क्या करो, आप अपने आप से 3 प्रश्न पूछो। अब वो 3 प्रश्न कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले आप अपने आप से वो 3 प्रश्न पूछिए और अगर उन प्रश्नों के उत्तर आपको हाँ में मिलते हैं, यस में मिलते हैं, ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर अगर आपको यस में मिलते हैं, हाँ में मिलते हैं, अफर्मेटिव यानी क्या, हाँ में, निगेटिव मतलब ना में, ठीक है, तो अगर आपको आंसर अफर्मेटिव मिलते हैं तभी आप अपने मुंह को खोलो, नहीं तो मत खोलना। ठीक है, तो अब वो 3 सवाल कौन कौन से थे, तो 3 सवाल थे, इज इट ट्रू, इज इट इज प्लीजेंट और इज इट यूजफुल। अभी इन सब का मैं आपको मीनिंग भी बताती हूँ, सुनो। द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क योरसेल्फ बिफोर वी स्पीक, इज इट ट्रू, यानी कि हमें देखो जब भी बोलना है हमको, तो सबसे पहले अपने आप से ये पहला सवाल पूछो कि इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है, क्योंकि कोई भी बात हम ऐसे ही बिना सच्चाई जाने नहीं बोल सकते। जैसे अभी आकर के हम तो कोई झूठ भी बोल सकता है कि उसने ऐसा कहा,
तो अब हम वो मैसेज दूसरों को पहुंचाने से पहले खुद तो कंफर्म करें कि इज इट ट्रू और फॉल्स। अगर वो फॉल्स रहा तब तो गलत मैसेज चला जाएगा, है ना। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए उसके बारे में कि क्या ये ट्रू है, क्या ये सही है। इफ वी आर नॉट श्योर अबाउट द वेरासिटी मतलब क्या होता है, ट्रूथ, ठीक है। वेरासिटी ऑफ व्हाट वी आर सेइंग, इट इज़ बेटर दैट वी डू नॉट अटर अ वर्ड, यानी कि अभी तक हमको भरोसा ही नहीं है कि ये जो शब्द है, ये जो बात है, ये झूठ है कि सही है, ठीक है। हम खुद ही कंफर्म नहीं है, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, वो बातें हमको नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि हम उसके बारे में कंफर्म नहीं हैं। When we utter word carelessly, we ourselves become transmitter of untruth, यानी कि जब हम ऐसे केयरलेसली कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं, कहीं भी सुना और आकर के बोल दिया, तो हम क्या हो जाते हैं, बताओ, हम क्या करते हैं, अनट्रूथ, यानी कि झूठ को हम फैलाते हैं, है ना। झूठ फैलाने का हम एक माध्यम बन जाते हैं क्योंकि वो बात सच है कि झूठ है, वी डोंट नो, है ना। और जब कोई चीज़ आपको पता नहीं है तो फिर दूसरों को क्यों बताना है। इसीलिए सबसे पहला आप क्या चेक करोगे, इज इट ट्रू और फॉल्स। ओके, सो इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इट प्लीजेंट, यानी कि क्या ये प्लीजेंट है। प्लीजेंट मतलब क्या होता है कि जो भी आप पूछने वाले हो, ठीक है, तो वो मतलब जो भी आप आंसर देने वाले हो, मतलब क्या ये इससे दूसरों को खुशी होगी। प्लीजेंट यानी क्या, आनंददायक, क्या दूसरों को इससे खुशी होगी। मेनी आर एम्प्टी रिमार्क एंड वेन यानी क्या होता है, व्यर्थ, बेकार, ठीक है। वेन स्टेटमेंट्स दैट पीपल मेक इन आइडलनेस टू हर्ट अदर्स, यानी कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो लोग ऐसे फालतू में बोलते हैं दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, ठीक है। इसीलिए तो हमको सोचना चाहिए कि क्या ये प्लेजेंट होगा, क्या ये दूसरों को अच्छा लगेगा, ठीक है। इट इज़ बेटर दैट दीज अनप्लेजेंट वर्ड्स रिमेन अनस्पोकन, यानी कि अगर कोई अनप्लेजेंट वर्ड्स है तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, वो शब्द बोलने ही नहीं चाहिए। अगर वो अनस्पोकन रहे तो ही अच्छा है क्योंकि वो दूसरों को खुशी नहीं दे सकते, दूसरों को दुख पहुंचाएंगे, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था, देखो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन याद रखना, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था कि इज इट प्लेजेंट, क्या ये खुशी देने वाला है, क्या ये आनंददायक है। और तीसरा प्रश्न क्या था, द थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स इज इट यूजफुल, यानी थर्ड क्वेश्चन क्या था जो सोक्रेट ने बोला था कि इज इट यूजफुल, क्या ये यूजफुल होगा, जो भी हम बोलने जा रहे हैं क्या ये यूजफुल होगा। इज आवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट द लिसनर, will our words bring comfort to someone, are we likely to help someone with what we say, only in that case should we go ahead and speak, यानी कि सुनो क्या क्या हमको यहाँ पे सोचना चाहिए। इज इट यूजफुल, यानी कि क्या ये यूजफुल होगा, जैसे इज आवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट द लिसनर, यानी जो हम बोलने वाले, हमारा जो स्टेटमेंट है क्या सुनने वाले के काम आएगा, ठीक है। विल आवर वर्ड्स ब्रिंग कंफर्ट टू समवन, यानी कि हमारे जो शब्द है क्या वो दूसरों को सुख और शांति प्रदान करेंगे, देंगे। आर वी लाइकली टू हेल्प समवन विथ व्हाट वी से, यानी कि जो भी हम बोलने वाले क्या दूसरों को इससे मदद होगी, ठीक है, क्या उनको हेल्प मिलेगी। ओनली इन दैट केस शुड वी गो अहेड एंड स्पीक, तो अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको यस में मिलते हैं तभी हमको क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए, अदरवाइज कीप क्वाइट, डोंट से एनीथिंग, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न आप हमेशा अपने आप से पूछिएगा और तभी जाकर के किसी को कुछ भी बोलिएगा, ऐसे बिना सोचे समझे आपको कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है ना। समझ में आया आपको। तो बच्चों ये था आपका पूरा लेसन, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया रहेगा, है ना। बहुत ही अच्छा सा लेसन था जिसने आपको काफ़ी बातें सिखाई है, राइट। तो आप लोग इसको रीड करो, कुछ भी लाइन अगर आपको समझ में नहीं, कोई भी वर्ड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर डिक्शनरी में जाकर के उन वर्ड्स के मीनिंग सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।